हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर देव अवस्थी। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाइए। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 12। अध्याय का नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। ऐसी कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आप बस अंत तक बने रहिए और समझते रहिए। अगर मेरी स्पीड कम लगे तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पहले अगर इस अध्याय की अध्याय 12 विद्युत के अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, तो इसका पहला टॉपिक है आपका वैद्युत चार्ज, यानी कि वैद्युत चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश या फिर विद्युत आवेश। क्या होता है विद्युत आवेश? अगर विद्युत आवेश की बात करें यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की, आपने कई बार सुना होगा फोन जो है वो आपका चार्ज कर रहा है, मतलब फोन आवेशित हो रहा है, अर्थात उसके अंदर चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब पहले आप समझिए ये क्या है विद्युत आवेश। तो ये एक प्रकार का गुण होता है। जितने भी आपके ठोस द्रव गैस हैं उन सब में इलेक्ट्रिक चार्ज होना ही है, मतलब आपका वैद्युत आवेश होगा, या फिर जिसके कारण वो क्या कर सके, उनमें वैद्युत गुण या फिर चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो सके, या उनमें चुंबकत्व का प्रभाव जो है वो आपका देखा जा सके। ये उस प्रकार का एक गुण है। जैसे कि मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूं। आपने अगर कभी देखा होगा, आपने गुब्बारा लिया, बैलून लिया, गुब्बारा लिया आपने, उसको एक ऊनी कपड़े से, गुब्बारा है उसको ऊनी कपड़े से रगड़ देना है। जैसे ही आप गुब्बारे को रगड़ेंगे इस गुब्बारे पे धनावेश आ जाएगा। अब जैसे ही इस गुब्बारे को हम दीवार के पास लेके जाएंगे ये गुब्बारा जो है वो आपका चिपक जाएगा और ये काफी देर तक बना भी रहता है। हमें क्या पता चला कि जैसे ही हमने इस गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रब किया, रगड़ा, यहाँ पे इस गुब्बारे पे ऋणावेश आ गया। इस ऋणावेश से को जब हम लेके गए किसी दीवार के पास, अब दीवार क्या है आपकी न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब हम निगेटिव वाले को लेके जाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि जो न्यूट्रल चीजें हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जो उदासीन वस्तुएं होती हैं, उन पे दोनों प्रकार का चार्ज होता है, धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी होगा। यहाँ पे होगा क्या, जो आपका ऋणावेश है वो इस ऋणावेश की वजह से दूर चला जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कि सेम जो आवेश है, जो एक जैसा आवेश है वो आपका प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये गुब्बारे को लेके जाएंगे, अब ये जो ऋणावेश है ये धनावेश के साथ चिपक जाएगा और गुब्बारा आपका दीवार से चिपक जाता है। इससे पता चलता है हमें कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, मतलब चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उन सब में अपना आवेश होता है। तो ये क्या है, अगर मैं वैद्युत आवेश की बात करूं तो यह एक प्रकार का गुण है, यह एक प्रकार का भौतिक गुण भी कह सकते हैं या आधारभूत गुण भी कह सकते हैं। एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का पदार्थ का गुण है जिससे उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय, या तो उसमें विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या महसूस होता है। अगर मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश जो है आपका दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाएगा धनावेश प्लस वाला, और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणावेश। ऋणावेश में आपका हो जाएगा ऋणात्मक वाला, धनात्मक, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसको हम लोग Q से प्रस्तुत करते हैं, Q से इसको हम लोग, तो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, छोटा वाला Q या बड़ा वाला Q से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो आपका कूलाम होता है। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसका मात्रक कूलाम होता है जिसको C से प्रस्तुत करते हैं। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र Q बराबर होता है NE, जहां पे आपका Q है, मान लिया हमारे पास कोई एक बॉडी है,
कोई निकाय है, ठीक है, ये एक बॉडी है, निकाय है। अब इस पे बहुत सारे ये कणों से मिलकर बनी हुई है। अब इसके हर कण का किसी का चार्ज Q1 है, आवेश Q2 है, किसी का Q3 है, और इसका जो टोटल है कुल है वो आपका Q है। तो जो Q है वो इन सब छोटे छोटे कणों के आवेश के योग के बराबर होगा, ठीक है। जो पूर्ण होगा, जो टोटल आवेश होगा इस पे, वो किसके, इस जो भी आपकी बॉडी है, निकाय है, इस निकाय के इन छोटे छोटे कणों के आवेश के योग के बराबर होगा। यहाँ पे N क्या है, तो Q है कुल आवेश, या फिर हम कह सकते हैं आवेश, और जहां पे N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगली बात आती E, तो E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूनतम चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक चर्चित एग्जाम्पल है, मैं इसको रफ करके उस एग्जाम्पल को करूंगा। एनसीईआरटी का जो उदाहरण है या प्रश्न है वो क्या है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर निकालिए, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं बात करूं यहां पे आपको दिया क्या गया है, तो दिया गया है जो आपका Q है, Q बराबर 1 कूलाम है। आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब मुझे पता क्या है, तो E बराबर पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस फॉर्मूले को यहां रख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, हमने लिखवाया था आपको Q बराबर Ne, जहां पे Q आपका 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, जो कि आपका N है। अगर मैं E की बात करूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब अगर मुझे इसको निकालना है तो जो गुणा में है वो इधर आएगा, अगर इधर आएगा तो वो बटे में आ जाएगा, यानी कि N बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 यानी 1.6 × 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर पहुंचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻+19, और बटे में कितना है 1.6, एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, बराबर N हो गया। अब क्या करना है, 16 से भाग देना है 10 को, तो ऐसे तो ये भाग जाएगा नहीं, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। 16 कितने बार जा रहा है, ये आपका 196, तो 16 छक 96, यहाँ बचा 4, यहाँ दशमलव लगा है तो 0 और बढ़ा सकते हैं। 16 है यहाँ 40 है, 16 दूनी 32, ये 32 हो गया, बचा यहाँ 8, दशमलव यहाँ लगा है तो यहाँ पे हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं। 16 पंजे 80, ये आपका 80 हो गया। तो कितना निकल आया, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये निकल आई 0.625 × 10⁻19। क्या कर सकते हैं, एक दशमलव को इधर बढ़ा देंगे, एक यहाँ से घात जो है वो कम हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 कूलाम में। इसके बाद में अगले, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मैं इसको 1 सेकेंड में रफ कर देता हूं। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो है आपका वैद्युत धारा। धारा आपने सुना होगा कि जब नदी की धारा बहती है मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज का बहाव होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा में क्या होता है, जो चार्ज है, जो आवेश है, आवेश आपका फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उस आवेश को फ्लो करवाने के लिए, बहाने के लिए हम लोगों को कुछ कार्य करना पड़ता है जिसको हम लोग विभव कहते हैं। अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रस्तुत करते हैं आई से। क्या है, जैसे कि हमारे पास हमने मान लिया कोई एक आपका चालक है, चालक मतलब कोई भी तार ले लिया या फिर कुछ भी है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। इसमें चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन करंट के चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऐसे नहीं जाएंगे जब तक हम इनको बैटरी या किसी अन्य सोर्स से ना जोड़ दें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स से जैसे हम जोड़ते हैं, यानी कि किसी बैटरी से या फिर सेल से, जैसे इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दिशा में जाने लगते हैं। अगर इधर पॉजिटिव है, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। वही अगर मैं बात करूं करंट किधर जाएगा, यानी कि जो आपकी वैद्युत धारा है वो किस तरफ प्रवाहित होगी, तो वो हमेशा इसकी विपरीत दिशा में,
यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, जो विद्युत धारा है वो आपकी हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही फ्लो करती है। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश है वो आपका प्रवाह हो रहा है, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं सूत्र की, तो सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। क्योंकि कोई भी चीज है या यहाँ पे आवेश है, आवेश किसके साथ प्रवाह कर रहा है, किसके साथ वो आपका जा रहा है? तो वो जा रहा है समय के साथ। तो ये आपका हो जाएगा आवेश बटे समय। और विद्युत धारा I से, तो I बराबर Q बटे T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। अगर इसके हम SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक इसका क्या हो जाएगा? तो SI मात्रक इसका होता है एम्पियर, एम्पियर ए से प्रस्तुत करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे आपका होता है एम्पियर। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हम मापते किससे हैं, किस यंत्र का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अमीटर का। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो श्रेणी क्रम है उसमें जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में अमीटर को हमेशा लगाया जाता है। अभी आगे आप बात करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज यानी कि आपका विभव मापी होगा, ठीक है। तो ये अमीटर है, ये आपका धारा मापी है। इसके बाद में अगला है आपका विद्युत विभव। क्या होता है इसे अच्छे से समझिएगा। विद्युत विभव, मान लो आप हैं, अब आपके पिताजी ने आपको कोई भी वस्तु लाने के लिए बोला है, आप उसको लेके आएंगे, उठा के लाएंगे। मान लो आप बोरी जो है उसे खींचते हुए ला रहे हैं, तो उसे लाने में आप दूर से ला रहे हैं, खेत से ला रहे हैं अपने घर तक, वहां पे आपको करना पड़ेगा कार्य। लेकिन अगर वही बोरी आपकी 1 किलो की हो, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वही आपका विभव हो जाएगा। यहां समझिएगा कि आवेश के संदर्भ में उसे कैसे प्रस्तुत करेंगे। यहां कोई अनंत है, मतलब बहुत दूर है, और उस अनंत से किसी आवेश को दूसरे वैद्युत क्षेत्र में, यहां पे आपका एक आवेश रखा है Q, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इसका अपना क्षेत्र होगा। जैसे चुंबक होती है, आपने देखा होगा, चुंबक ये रखी है, चुंबक इसके पास हम कील लाते हैं कोई, तो वो चिपक जाती है इससे। ये नहीं कि बहुत दूर से चिपक जाएगी, जब इसके पास लाएंगे तभी वो चिपकेगी। मतलब ये अपने चारों तरफ कोई चुंबकत्व या चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ऐसे ही आपका जो आवेश है वो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो इस अनंत से किसी दूसरे, मान लिया एक चार्ज है जो कि आपका 1 कूलाम का है, यूनिट चार्ज है, उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। उस कार्य को बोलते हैं विद्युत विभव। तो विभव इज इक्वल टू हो जाएगा कार्य बटे कार्य के अपॉन में हो जाएगा जिस चार्ज को, जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं, बहुत अत्यंत सूक्ष्म आवेश है ये, ठीक है, तो इसको ला रहे हैं। अब ये इसके बराबर कब होगा? जब ये चार्ज आपका कितना हो? तो ये चार्ज आपका एकांक हो, एकांक धनावेश, ठीक है। एकांक धनावेश को, अब परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी? किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, या वैद्युत विभव भी इसको बोल देते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत विभव कहलाता है, या विभव कहलाता है। इसे B से प्रस्तुत करते हैं, इसे B से दर्शाते हैं, इसे B से दर्शाते हैं। और अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है, मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट। एक साइंटिस्ट है वोल्टा, उन्हीं के नाम पे इसका मात्रक रखा गया वोल्ट। या फिर यही आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना है आपका? W अपॉन Q0। तो W आपका इसका जूल होता है, और चार्ज का होता है, आवेश का होता है कूलाम। तो ये आपका जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा,
जूल प्रति कूलम। इसके बाद में इसको रफ करके हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका विभवांतर। इसके बाद में बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो है वो है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, ये पुराने टॉपिक से काफी मिलता जुलता है। विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। अब मान लिया आपके पास कोई एक चालक है, ठीक है, चालक है, इसके दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। कोई आपका एकांक आवेश है, फिर से इस एकांक आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए। यहां पे भी आपको करना पड़ेगा, क्या कार्य करना पड़ेगा। अब ये कार्य क्या है, एकांक आवेश है आपका, उसको ले जाने में कार्य है दो बिंदुओं के बीच। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे विभवांतर को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही आपका आगे जाके वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो विभवांतर क्या है, किसी चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है विभवांतर कहलाता है। अब मान लिया हम जिस चार्ज को, यानी कि जिस आवेश को लेके जा रहे थे, तो उसको लेके जा रहे थे ए से बी तक, मतलब जो आपका अंतिम बिंदु है वो बी है। और जब भी हम विस्थापन की बात करते हैं तो पहले हम नोटिस करते हैं अंतिम बिंदु को। तो यहाँ पे जो विभवांतर है बी बी ए हो जाएगा, बी 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 ए, तो ये आपका हो जाएगा बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट आपका क्या है, ये आपका वो चार्ज है। कई बार इसको हम क्यू भी मान लेंगे, ठीक है, वो जरूरत पड़ेगी हमें, या जैसी हमारी सिचुएशन बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका भी मात्रक आपका वोल्ट ही होता है। अगर आपका ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो वो आपका वोल्ट होगा, या फिर ये आपका जूल प्रति कूलम हो जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले, मान लो जैसे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप 1 एम्पियर से क्या समझते हो, आप क्या समझते हो। तो 1 एम्पियर हमें क्या फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने पढ़ा था I बराबर Q बटे T, यानी कि विद्युत धारा बराबर चार्ज यानी कि आवेश बटे समय। और अगर इसको बंद करना है तो इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो, अगर 5 5 कट जाएगा आपका, फिर से बंद आ जाएगा, तो इसको भी आप बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। इधर आपका 1 कूलम हो जाएगा अपॉन 1 सेकेंड हो जाएगा। टाइम सेकंड में होता है, इसकी यूनिट रख देनी है हमें, कूलम ये चार्ज का हो गया। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जब या किसी भी चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक प्रवाहित हो। क्या कहेंगे हम लोग, अगर 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होने में 1 सेकंड लगे तब विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य है, 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य है, 1 वोल्ट से क्या अभिप्राय है या फिर क्या तात्पर्य है। तो 1 वोल्ट भी यहां भी वही हो जाएगा। यहां हमें क्या पता है, BVA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, तो BVA बराबर W बटे Q नॉट, इसको भी बंद कर देंगे तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यहां पे भी हम वैसे ही परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर देंगे, अगर किसी वस्तु के अंदर या फिर किसी चालक के अंदर 1 कूलम चार्ज ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तब उसके 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो आपका 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, इतना आप नोट करिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ और वैद्युत धारा का परिपथ, और उसका कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ
इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपने घरों में सर्किट देखा होगा, बोर्ड होता है। तो बोर्ड में क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो आपका कंटिन्यूअसली यानी कि सतत तरह से वो बहती रहती है लगातार, और उसमें कई सारे चीज़ें लगी होती है, जैसे कि बल्ब लगा होता है आपका, कुंजी लगी होती है, की प्लग की लगी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रतिरोध होता है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत परिपथ क्या है, तो ये वैद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ है। तो क्या है, वैद्युत धारा के, या विद्युत धारा भी कह सकते हो आप, वैद्युत धारा के सतत एवं, सतत का मतलब कंटिन्यूअस, जो लगातार हो, सतत एवं बंद परिपथ को, बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अगली बात आती है विद्युत परिपथ आरेख की। इसका आरेख खींचना बहुत जरूरी होता है। तो विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख क्या है, जो वैद्युत धारा है उसका जो परिपथ है उसका हमें आरेख चित्रण करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक विद्युत परिपथ की, जिसमें कि सबसे पहले आपका लगा है एक अमीटर लगा है। अमीटर मतलब जिसका काम होता है करंट को मापना कि करंट कितना है। तो ये मैंने अमीटर लगा दिया, ये आपका लगा है श्रेणी क्रम में। इसके बाद में एक आपका क्या है, प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। फिर उसके बाद में आपका लगा है एक बल्ब, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब है, यहाँ पे एक कुंजी है, और फिर ये है आपकी बैटरी। ये आपकी क्या है, बैटरी है, ये कुंजी है, इधर आपका अमीटर है। और अगर हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर यानी कि विभव मापी, ये आपका विभव मापी है, ये अमीटर है यानी कि धारा मापी है, और ये आपका बल्ब है। और आर आपका अमीटर, आर का मतलब प्रतिरोध, और बी का मतलब बल्ब है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो किसी भी धारा का या वैद्युत धारा का अगर हम आरेख बनाएं कि उसमें क्या क्या शामिल है, बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं, कोई आपका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट और भी आप उपकरण लगा सकते हैं। इसके बाद में कुछ हम विद्युत परिपथ आरेख की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक आपके सेल की बात करते हैं। सेल क्या होता है, सेल में क्या होता है, सेल में एक आपका एनोड होगा, एक आपका कैथोड होगा, मतलब एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। आपने बैटरी वाले सेल देखे होंगे, उसके अंदर काली एक छड़ भी निकलती है। फिर बात आती है कि बैटरी की, बैटरी की बात करें तो बैटरी में सेल का समायोजन होता है, मतलब कई सारे सेल मिलके इस तरह से एक बैटरी बनाते हैं। तो ये आपका धनात्मक या ऋणात्मक, इसमें कई सेल लगे हैं, और ये सेल मिलके आपके क्या बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कुंजी की। कुंजी यानी कि की स्विच। तो ये आपकी कुंजी, एक आपकी खुली है, खुली कुंजी, और एक आपकी बंद कुंजी। बंद का मतलब है यहाँ पे स्विच जो है वो आपका ऑफ होगा, यहाँ पे स्विच ऑन होगा। अगर बंद कर दी मतलब हमने इसको क्या किया, ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया मतलब ऑन कर दिया। चौथा आपका आता है अमीटर। इसके बाद में अगला आपका चौथा आता है, वो है आपका अमीटर, ठीक है, क्या है ये, अमीटर। अमीटर एक तरह का, इसी को हम लोग धारा मापी भी कहते हैं, या विद्युत धारा मापी। विद्युत धारा मापी ये विद्युत धारा का मापन करता है, इसको ए से दर्शाते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। फिर पांचवा आता है आपका विभव मापी। विभव मापी यही आपका वोल्ट मीटर होता है, या फिर आपका वोल्टेज मापन करता है इसका। इसको बी से दर्शाते हैं इस तरह से, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और छठे नंबर पे आपका आता है प्रतिरोधक या फिर प्रतिरोध। प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध आपका इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। इसे आप समझ लेना कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक या प्रतिरोध जो है वो कैसे लिखा जाता है, प्रतिरोधक भी कहते हैं इसको। सातवें पे आता है आपका धारा परिवर्ती या फिर धारा रोधक या फिर प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक, प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं। इसका काम होता है कि ये करंट, यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये तो आपका लिमिटेड होगा, 10 ओम का हो सकता है, 15 ओम का है, 20 ओम का। लेकिन इसको जो है, जो आपका रियोस्टेट होता है या फिर आपका प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक होता है, इसी को हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। ये अपना रूप बदलता रहता है, ये अपनी वैल्यू जो है, मान है इसका, वो हम परिवर्तित कर सकते हैं आगे पीछे करके। और इसके बाद में आपका क्या बचता है, ये सारा कुछ हो गया।
एक आपका और बच रहा है तार संधि, 8वां की तार संधि। जैसे कि तार ज्वाइंट कैसे करना है, यहाँ पे ज्वाइंट लगा होगा तो ये मतलब ज्वाइंट है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। अब आता है आपका सबसे चहेता टॉपिक, आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिसे आप कहते हैं ओम का नियम या ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है, अगर आपके पास बैटरी छोटी होगी करंट कम होगा, बैटरी बड़ी होगी करंट ज़्यादा होगा। यानी कि जितना उसका वोल्टेज होगा उसी प्रकार से वोल्टेज के हिसाब से आपका जो करंट है वो आपका बढ़ता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो चाय और कॉफ़ी या फिर चाय और दूध, ठीक है। अब मान लो कुछ लोग हैं वो जो चाय बनाते हैं वो दूध में पत्ती लगा देते हैं, तो अगर उन्होंने दूध बढ़ाया मतलब आपकी चाय जो है वो भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कांस्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की बात करेंगे अदरक हो जाएगा, चाय पत्ती हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये चाय मसाला जैसा भी आप चाहें। ऐसे ही यहाँ पे ओम का नियम समझना है आपको। जो विभव है या विभवांतर है वो समानुपाती होता है किसके, आपके धारा के, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम के नियमानुसार विभवांतर या फिर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। समानुपाती मतलब डायरेक्ट लिखा है, प्रोपोर्शनल है मतलब इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगी। कहने का मतलब इनका ये था आई डायरेक्टली बी है, यानी कि अगर बेटा पापा पे निर्भर है तो पापा भी तो बेटे पे होंगे, दोनों बातें हैं। अगर अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, ये बीच वाला जो प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, समानुपाती जो चिन्ह दिख रहा है, इसको अगर मैं हटाऊं तो ये ऐसा भी देख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, B बराबर आई आर। यहाँ पे एक समानुपाती क्रमांक आया है जो आपका क्या आया है आर क्या है, आर है आपका प्रतिरोध, जहां आर है प्रतिरोध या प्रतिरोध। ओम्स लॉ आपको इतना ध्यान रखना है, B बराबर आई आर। स्टेटमेंट क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक के मध्य जो विभवांतर होगा, उसके सिरों पे जो विभवांतर होगा, दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा, वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो चारों तरफ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपका ताप है, ताप आपका कैसा रहना चाहिए, तो ताप आपका परिवर्तित ना हो। जहां आप ओम्स के लॉ के जो ओम का नियम है, अगर इसका आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं कहीं भी, तो वहां पे आपको ताप जो है यानी कि टेम्परेचर आपका सामान्य रहना चाहिए, वो आपका शांत हो। तो आर क्या है, प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या है, यह किसी भी चालक का बाह्य गुण है जो कि उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है या उसका प्रवाह जो है वो रोकता है। तो यह एक प्रकार का बाह्य गुण है, मतलब बाहरी गुण है। यह एक प्रकार का बाह्य गुण है जो किसी चालक में या फिर किसी बॉडी में यानी कि वस्तु में, चालक में आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, रोकता है, आवेश के प्रवाह को रोकता है, आवेश के प्रवाह को रोकता है। अगली बात आती है, आपने यहां देखा B किसके प्रोपोर्शनल था, B जो है वो समानुपाती था I के। अब अगर इनका ग्राफ देखा जाए कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ देखना है आपको, ग्राफ देखें आप, B और I का ग्राफ देखना है आपको, ठीक है। एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है,
एक के बढ़ाने से दूसरा कैसे बढ़ रहा है, अगर इसको बढ़ाएंगे, इसको मैंने आपको बताया अगर आप दूध बढ़ाएंगे तो चाय बढ़ेगी, या दूध कॉफी तो वो बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा BI। अगर एक को इधर बढ़ा रहे हैं दूसरा भी इधर बढ़ेगा, इसको बढ़ा रहे हैं ये भी बढ़ेगा, इस तरह से अगर इनको मिलाते जाएं तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक इस तरह से ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, इधर B है, इधर आपका I है, इतना नोट करिए, इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं उन कारक की, तो कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहले तो आप ये समझ लें कि मान लो ये आपके पास चालक है, ठीक है, ये चालक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे कि अगर ये चालक है तो ये इधर वाला इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब आपको पता है गवर्नमेंट से अगर रुपया आता है तो वो 5 करोड़ आया, धीरे धीरे आते आते बहुत दूर तक अगर जा रहा है, ग्राम बन जाए तो जा रहा है, तो वो उतना नहीं रह जाता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, बीच में कुछ खाते हैं फिर कुछ खाते हैं, तब जाके वो पहुंच पाता है। तो अगर मैं पहले बिंदु की बात करूं तो वो चालक की लंबाई है। कहने का मतलब ये है अगर चालक बहुत ज़्यादा लंबा है तो जो करंट है, जो कि आपकी वैद्युत धारा है, वो इसमें जाएगी और जाते जाते वैद्युत धारा का एक गुण होता है, वो लगातार हीट यानी कि उष्मा उत्पन्न करता है, ताप उत्पन्न करता है, तो लगातार वो आपका जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। कौन जाता रहेगा? ये आपका जो विद्युत धारा है, ये आपका करंट है, करंट वो जाएगा तो वो लगातार हीट लॉस करेगा। हीट का मतलब है उष्मा का लॉस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका किसी भी तार में, फोन में या टीवी में करंट फ्लो करता है, करंट चलता है, यानी कि आपका विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, वो लगातार कुछ ना कुछ काम करती है, और वो काम जो करती है विद्युत धारा, वो काम आपका चला जाता है किसमें? उष्मा में, लगातार उसको गर्म करने में। तो कारक जिन पे निर्भर करता है वो पहला हो जाएगा चालक की लंबाई। अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है, अगर लंबाई आपकी ज़्यादा है तो प्रतिरोध कैसा होगा? प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। क्यों? लंबाई के बढ़ने से आपका करंट जो है यानी कि विद्युत धारा है वो कम हो जाएगी। अगर विद्युत धारा कम होगी तो जो प्रतिरोध है वो आपका बढ़ेगा, जैसा कि आप जानते हैं B बराबर IR। B बराबर IR। अब यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाला कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ चालक की लंबाई पे, दूसरा आपका है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, आपका मुंह बड़ा है, आप ज्यादा गोलगप्पे खा लेंगे, तो वैसे यहाँ पे अगर एक कंडक्टर ज्यादा है, ये जो चालक है इसका अगर मुंह बड़ा है, मतलब ये एरिया बहुत ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है इसमें करंट ज्यादा जाएगा, करंट अगर ज्यादा जाएगा तो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तीसरा है ताप पर। ताप पर कैसे? अगर आपका ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा हो गई, उष्मा बहुत ज़्यादा हो गई, तो ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है वो आपका बढ़ जाता है और करंट में बहुत कमी आ जाती है। चौथा है आपका डी वाले की बात करें तो उस पदार्थ पर, कि वो पदार्थ जो है, पदार्थ किसका बना? जैसे लोहा है, लोहे में प्रतिरोध जो है वो आपका पहले से ही ज़्यादा होता है। अगर हम उसकी तुलना करें कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम वायर से, कॉपर का तार ले लें, एल्यूमिनियम का वायर, सिल्वर वायर ले लें, तो इन सब में करंट आपका अच्छा जाता है, करंट अच्छा फ्लो करता है, करंट अच्छा प्रवाहित होता है, यानी विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होती है। और अगर विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो कैसा होगा? वो आपका कम होगा। तो ये पदार्थ पे भी, ये कुछ हो गए आपके कारक जिन पे आपका प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। अगर प्रतिरोध की हम बात करें तो मैंने आपको बताया प्रतिरोध वह होता है जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है, रोकता है। इसको R से प्रस्तुत करते हैं, ये इसका चिन्ह होता है या आरेख होता है। और अगर बात करूं इसके सिंबल की, यानी कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है या मात्रक क्या है, तो इसकी इकाई होती है ओम, या इसका मात्रक होता है ओम। ये आपका ओम है और यही है इस प्रतिरोध का मात्रक। इसके बाद में अगली कहानी आती है आपकी प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध एक स्पेशल प्रकार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब ये क्या होता है, हमें क्या पता है?
जो आपका रेजिस्टेंस है यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो निर्भर कर रहा है किस पे, यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई पे। अगर लंबाई बढ़ी तो भैया आपका प्रतिरोध बढ़ना है, तो R डायरेक्टली L के हो गया, R समानुपाती है किसके, L के, और R व्युत्क्रमानुपाती है किसके, व्युत्क्रमानुपाती है A के। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहां पे आपका करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि ये आपका करंट बढ़े, सॉरी जो एरिया, ए का मतलब यहां पे सिंबल भी समझते रहना है आपको। ए किसके लिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है, और रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। आप समझ के चलिए, दोनों को मिला देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/A के। यहां से अगर मैं इस साइन को हटाऊं, यहां पे भी एक अनुक्रमानुपाती साइन आएगा, उसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये आपका R बराबर हो जाएगा रो L/A। ये क्या है, ये रो है। रो को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो R बराबर हो गया रो L/A। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से आपका जो रो निकालेंगे तो A इसके साथ चला जाएगा, L/ में आ जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। RA/L, जहां R क्या है, R है आपका प्रतिरोध, A है क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L आपकी लेंथ है यानी कि चालक की लंबाई है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला निकला है। इसको बनाने का तरीका क्या है, P बनाना है और नीचे इसकी पूंछ जो है वो निकाल देनी है, इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। अगर हम इस चालक की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको बन ले लें, एक कर दें, और जो आपकी लंबाई है उसको भी एक कर दें। अगर दोनों को एक कर दें, यहां मैं लिख देता हूं ऊपर, यदि A बराबर 1 मीटर वर्ग मीटर है यानी कि मीटर स्क्वायर है, A क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और लंबाई जो चालक की है, लंबाई यानी कि L, अगर लंबाई को भी मैं एक कर दूं तो जो रो है यानी कि जो आपकी विशिष्ट, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका उस चालक के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं। आपको अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, प्रतिरोधकता क्या है, तो किसी भी चालक की यदि लंबाई 1 मीटर, क्या लिखना है आपको, यदि किसी भी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 वर्ग मीटर हो, तब उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उसके प्रतिरोध के यानी चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। आपको जो ध्यान रखना है इस टॉपिक में सबसे ज्यादा, वो इस ग्राफ को ध्यान रखना है कि ये आपका B होता है, ये I होता है, इधर B चल रहा है, इधर I चल रहा है, और रेखीय ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए, चलेंगे आगे हम लोग।